मीडियन नर्व की इंजरीज के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास 3 पेशेंट्स हैं एक के बाद एक देखने के लिए। एक टेबल में देख लेते हैं कुछ डिटेल्स और फिर हम शुरू करते हैं उन पेशेंट्स के क्लिनिकल फीचर्स के साथ। तो ये जो 3 पेशेंट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं मीडियन नर्व इंजरीज, एक होगा सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर का पेशेंट और एक पेशेंट है हमारा रिस्ट स्लैश इंजरी, एक पेशेंट है कार्पल टनल सिंड्रोम का। तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पर एक हैंड ऑफ बेनेडिक्शन का फोटो बना हुआ है और ये प्रश्न बनकर आता है मीडियन नर्व की इंजरीज में हैंड ऑफ बेनेडिक्शन कब आएगा? जब मीडियन नर्व की इंजरी थोड़ा हायर लेवल पर हो, जैसे सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। यहाँ पर मीडियन नर्व थोड़ा हाई लेवल पे इंज्योर होती है। उसके अलावा थोड़ा लोअर लेवल पे अगर आप आएंगे तो हो सकता है रिस्ट के लेवल पर मीडियन नर्व की इंजरी हो, या थोड़ा और आगे कार्पल टनल के डीप में इंजरी हो। तभी तो हमारे 3 पेशेंट हैं सुपीरियर टू इंफीरियर लेवल ऑफ मीडियन नर्व इंजरी। मगर ये हैंड ऑफ बेनेडिक्शन है क्या, इसे हम पता कर लेते हैं। जब हम चर्च में जाते हैं तो वहां पर जो प्रीचर होता है वो आपको ब्लेसिंग देता है और एक टिपिकल पोज है उसके हाथ का और उसी से डिराइव किया गया है नाम हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। असल में पेशेंट को आपने कहना होता है कि आप अपनी मुट्ठी बंद करिए, मगर जब पेशेंट अपनी मुट्ठी बंद कर रहा होता है तो ये जो 2 फिंगर्स हैं ये तो फोल्ड हो जाती हैं प्रॉपरली, मगर बाकी की 3 फिंगर्स को दिक्कत होती है फोल्ड होने में, फ्लेक्शन होने में। और अगर थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट किया जाए तो कुछ इस तरह का पोज बन जाता है। खासकर जो इंडेक्स फिंगर है ये फोल्ड नहीं होती। ये एक टेस्ट भी है, वो दूसरा टेस्ट होता है पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। तो मीडियन नर्व इंजरी में इंडेक्स फिंगर पॉइंट करती रहती है, फोल्ड नहीं होती। वैसे तो यहाँ पर ये 2 फिंगर्स फोल्ड नहीं हो रही, मगर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, मैंने कहा कि ये मीडियन नर्व हायर लेवल पे इंजरी हो सकती है, जैसे सुप्राकॉर्नियल फ्रैक्चर। अब मीडियन नर्व काम नहीं कर रही तो यहाँ जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल है उसके 2 हाफ होते हैं, लैटरल हाफ और मीडियल हाफ। जो लैटरल हाफ होता है उसकी सप्लाई होती है मीडियन नर्व से, उसकी एक डीप ब्रांच एंटीरियर इंटरओशियस नर्व से, और जो मिडिल हाफ ऑफ एफडीपी होता है उसकी सप्लाई है अल्नार नर्व से। तो ये जो 2 फिंगर्स फोल्ड करते हैं हम एफडी के द्वारा, ये तो अल्नार नर्व का काम है और चूंकि अल्नार नर्व काम कर रही है अभी भी तो वो तो फोल्ड हो गई, मगर इन 2 फिंगर्स को फोल्ड करने के लिए आपको मीडियन नर्व की जरूरत पड़ती है, वो एफडीपी को सप्लाई कर रही होती है। अगर मीडियन नर्व यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गई तो फिर पैरालिसिस ऑफ लैटरल हाफ ऑफ एफडीपी और इन दोनों फिंगर्स की फ्लेक्शन में आएगी दिक्कत। खासकर इस फिंगर की फ्लेक्शन में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, इसी को कहते हैं हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। तो ये तो एक डिस्कशन हुआ। दूसरा ऐसा भी आपको जान लेना है कि जब मीडियन नर्व की इंजरी होती है तो सेंसरी लॉस भी होगा, और जैसा हमने पहले भी कहा था ये जो सेंसरी लॉस होता है ये होगा स्किन ऑफ द 3.5 फिंगर्स, और ना केवल फिंगर्स पर बल्कि आप देखेंगे कि पाम में भी सेंसरी लॉस है। जो लेटरल 2/3 ऑफ पाम जो है वहां पर सेंसरी लॉस है। तो ये रहा वो एरिया जो कि मीडियन नर्व सप्लाई करती है और यहाँ पर होगा सेंसरी लॉस। और ये भी ध्यान रखें कि सेंसरी लॉस जो है वो एक्सटेंड करता है टू द डॉर्सम ऑफ द फिंगर्स, नेल बेड्स तक भी सेंसरी लॉस होगा, क्योंकि मीडियन नर्व जो है वो डॉर्सली नेल बेड को भी सप्लाई कर रही होती है। तो ये सारा एरिया मीडियन नर्व की क्यूटेनियस सप्लाई है और वहां पर होगा सेंसरी लॉस। तो फ्लेक्शन ऑफ 4th और 5th फिंगर अभी भी पॉसिबल है क्योंकि अल्नार नर्व सप्लाई कर रही है मीडियल हाफ ऑफ एफडीपी को, मगर यहाँ पर जो लैटरल हाफ ऑफ एफडीपी है मीडियन नर्व अगर काम नहीं करेगी तो पैरालाइज है और वो इन फिंगर्स को फोल्ड नहीं कर पा रही। हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। और ये देखिए एग्जामिनर ने आपको वैसा ही एक सवाल दे दिया है। देखिए, अगर यहाँ लिखा हो पेशेंट इज ट्राइंग टू मेक अ फिस्ट, केवल इस स्टेटमेंट से ही आपको ये समझ लेना है कि आप हैंड ऑफ बेनेडिक्शन की बात तो नहीं कर रहे। और फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल सही है, पार्शियली फ्लेक्स द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर। तो अब तो कंफर्म हो गया कि हैंड ऑफ बेनेडिक्शन ही है। और फिर आप जानते हैं नर्व कौन सी होगी। अब यहाँ पर अगर आप ये कहते हैं कि मेरा आंसर है मीडियन नर्व,
तो बिल्कुल सही है, मगर फिर हमारा आंसर तो एंटीरियर इंटरओशियस नर्व भी तो हो सकता है, उससे आप आंसर क्यों नहीं ले रहे? दोनों ही तो तरह के पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि ए इज अ बेटर आंसर देन डी, क्योंकि क्लिनिकल सिनेरियो में मीडियन नर्व का यहाँ इंज्योर होना स्टैटिस्टिकली ज्यादा है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और एंटीरियर इंटरओशियस नर्व का इंज्योर होना स्टैटिस्टिकली कम होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। मगर फिर भी ये कोई लॉजिकल तरीका नहीं है अपने आंसर्स तक पहुंचने का, तो फिर हम क्या करें? वो तो अब एग्जामिनर से ही पूछना होगा कि आपने ऐसा सवाल किया ही क्यों। मगर फिर भी अगर यहाँ पर आपको चॉइस लेनी ही है तो मैं पर्सनली महसूस करता हूँ कि ए बेहतर आंसर है, क्योंकि जितनी भी किताबें आप पढ़ोगे हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, वहां पर हमेशा आंसर होगा मीडियन नर्व। वहां कभी नहीं लिखा होता कि एंटी इंट्रोशियस नर्व की इंजरी से हैंड ऑफ बेनेडिक्शन होता है। तो लिटरेचर में जो लिखा है वही फॉलो करना होता है। एक एडवाइस मैं आपको देता हूं, अपना दिमाग आप ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि जब भी हमने अपना दिमाग लगाया है हमने गलत ही उत्तर पाया है। आपको सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही उत्तर देना चाहिए। अगर किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में लिखा है तो आप कहेंगे, आप अपनी मर्जी से अपने उत्तर ना बनाइए। ये मेरी आपके लिए एक सिंसियर एडवाइस है। तो ये है हमारा पहला पेशेंट, जिसमें कि हमने डिस्कस करना है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। तो जब सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो तो मोस्ट कॉमनली डैमेज नर्व कौन सी होगी? अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े समय पहले मैंने कुछ कहा और अब मैं कुछ और कहने वाला हूं। मगर ध्यान रखिएगा मेरी बात को, आपके उत्तर केवल किताबों से ही होने चाहिए। बहुत समय पहले जब हम एमबीबीएस करते थे तो ऑर्थोपेडिक्स में माहेश्वरी पढ़ते थे, और हमारे जमाने में जो उत्तर होता था वो होता था रेडियल नर्व। उसके बाद सन 2000 में जब हम तैयारी कर रहे थे अपने पीजी एंट्रेंस एग्जाम की, मैंने एक और महेश्वरी खरीदी ऑर्थोपेडिक्स के लिए। उस वक्त आंसर बदल चुका था और तब आंसर होता था मीडियन नर्व, और इस वक्त जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आंसर बदल चुका है। अभी जो लेटेस्ट माहेश्वरी है उसमें आंसर है एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। तो समय के साथ साथ उत्तर बदलते चले गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जानकारी बेहतर होती चली जाती है, आपका जो पेशेंट ग्रुप सैंपल साइज होता है बड़ा होता चला जाता है, और जब आप कंपेयर करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि पहले हम गलती कर रहे थे। असल में एक बड़ी पुरानी कहावत है, द मोर आई लर्न द लेस आई नो। जितना ज्यादा मैंने पढ़ाई करी उतना ही मुझे पता चला कि मुझे बहुत कम आता है। खैर वो तो आगे की बातें हैं, मगर यहाँ पर क्या अल्नार नर्व की इंजरी हो सकती है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, मगर वो बहुत ही रेयर होती है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि चारों ही आंसर्स हैं? हाँ, और जब चारों ही आंसर हों तो फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है या मोस्ट अपडेटेड है, लेटेस्ट आंसर है, वही आपको लेना चाहिए। इसलिए मेरा आंसर होगा बी, और अगर बी ना मिले तो फिर मेरा आंसर होगा ए, और अगर ए ना मिले तो फिर मेरा आंसर होगा सी, और सबसे आखिरी आंसर है डी, क्योंकि अल्नार नर्व तो रेयरली इंज्योर होती है। अब ये जो सीक्वेंस है मैंने आपको बताया, ये प्रेजेंट आंसर एंटी इंट्रोशियस नर्व है। करीब 20 साल पहले आंसर मीडियन नर्व होता था, करीब 30 साल पहले आंसर रेडियल नर्व होता था। अब इस तरह के सवाल जरूर आपके सर में दर्द करेंगे, मगर ऐसे सवाल कम ही आते हैं। फिर भी अगर ये आ गया है और दोबारा रिपीट होता है, रिपीट क्वेश्चन में आपने गलतियां नहीं करनी होती हैं, ध्यान रखें। अच्छा, ये तो बताइए कि आपने आंसर एंटी इंट्रोशियस नर्व लिया क्यों? क्योंकि लिटरेचर में जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ये केस है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर का। जैसे समझ लीजिए राइट सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। तो जैसा कि हमने कहा राइट ह्यूमरस की बात हो रही है, ह्यूमरस के लोअर एंड पर आप देखें और वहां पर आपको मिला है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। अब इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो रही है ये हम जानना चाहेंगे। मिडली एक मिडल एपिकॉन्डाइल है, इसके पीछे से नर्व पास करती है अल्नार नर्व,
और लैटरली एक लैटरल एपिकॉन्डाइल है जिसके आगे से नर्व पास करती है जिसका नाम है रेडियल नर्व। सो रेडियल नर्व को हम ड्रॉ करना चाहेंगे लैटरल एपिकॉन्डाइल के आगे से पास करते हुए, वो क्यूबाइटल फॉसा का कंटेंट बन जाती है। और अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे देखें तो अल्नार नर्व पास करती है, वो क्यूबाइटल फॉसा का कंटेंट नहीं होती। और यही डायग्राम अब हम बना लेते हैं लोअर एंड ऑफ राइट ह्यूमरस को। तो ये रहा लोअर एंड ऑफ राइट ह्यूमरस और यहां हम दिखा लेते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइल को फ्रंट व्यू से और मीडियल एपिकॉन्डाइल को भी। हमने ये कहा कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से एक नर्व जा रही है अल्नार नर्व, उसे हम दिखा लेते हैं यहां पर। और ये जो अल्नार नर्व है ये चूंकि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से जा रही है, ये क्यूबाइटल फॉसा का कंटेंट नहीं होती। जबकि रेडियल नर्व जब क्यूबाइटल फॉसा में आती है तो वहां पर 2 ब्रांचेस भी देती है। तो ये रही रेडियल नर्व और ये आ रही है फ्रंट ऑफ लैटरल एपिकॉन्डाइल पर। और साथ ही साथ आप दिखाएंगे मीडियन नर्व को भी। मीडियन नर्व मिडलाइन में चल रही होती है और ये भी कंटेंट होती है क्यूबाइटल फॉसा की। तो क्यूबाइटल फॉसा में 2 नर्व्स जो हैं वो कंटेंट हो गई, एक रेडियल नर्व और दूसरी मीडियन नर्व। अब ये मीडियन नर्व जब नीचे आ रही होती है एक ब्रांच देती है एंटीरियर फोर आर्म की डीप मसल को सप्लाई करने के लिए, नाम होता है एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। तो ये रही एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। और एंटीरियर इंटरओशियस नर्व एंटीरियर फोर आर्म में 2.5 मसल्स को सप्लाई करती है जिनके नाम हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, जो कि थंब को फ्लेक्स करती है डिस्टल फाइलेंक्स पर, और प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, एक क्वाड्रेंगुलर मसल होती है रिस्ट बैंड की तरह और प्रोनेशन में हेल्प करती है। और जैसा आप जानते हैं lateral half of flexor digitorum profundus, जिसका की काम आप जानते हैं फ्लेक्स करना है डिजिट्स को, डीप मसल है प्रोफंडस, इन दोनों फिंगर्स को ये फोल्ड करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मीडियन नर्व जब यहां आ रही थी तो उसने एंटीरियर इंटरओशियस नर्व दी है जिसने 2.5 मसल को सप्लाई किया है। इनमें से कोई भी काम नहीं कर रही अब, मगर इनमें से कोई भी काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमारे पास एक फ्रैक्चर है। कौन सा फ्रैक्चर है? वो है लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस पर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। और जब सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है तो मोस्ट कॉमनली डैमेज नर्व होती है मीडियन नर्व, लेकिन ये मीडियन नर्व की पार्शियल इंजरी होती है। कुछ एक्सॉन्स खिंच जाते हैं और वो एक्सॉन जो खिंचते हैं वो होते हैं एंटीरियर इंटरओशियस नर्व के, नहीं तो मैक्सिमम जो एक्सॉन्स हैं मीडियन नर्व के वो अभी भी काम कर रहे होते हैं। तो मीडियन नर्व तो अभी भी काम कर रही है, केवल कुछ एक्सॉन्स यहाँ पर खिंच गए थे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर कारण, और जो एक्सॉन्स खिंचे हैं वो होते हैं एंटीरियर इंटरओशियस नर्व के। तो कहने का मतलब जो एक्चुअल इंजरी है वो एंटीरियर इंटरओशियस नर्व की इंजरी है। इसीलिए तो ये जो 2.5 मसल्स की आपने बात करी है ये हो गई हैं पैरालाइज्ड। इसीलिए तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस काम नहीं कर रही। ये 2 फिंगर्स भी फोल्डिंग में प्रॉब्लम दे रही हैं, कुछ प्रोनेशन की भी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, मान लीजिए कि एंटीरियर इंटरओशियस नर्व ऑप्शन में ही नहीं थी, तो तब फिर आप मीडियन नर्व को अपना आंसर ले लीजिए, और अगर वो भी ऑप्शन में नहीं थी तब आप रेडियल नर्व को अपना ऑप्शन ले लीजिए। मगर ध्यान रहे, जब आप रेडियल नर्व को अपना ऑप्शन ले रहे हैं सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में, ये लेस ऑफन होता है, उतना कॉमन नहीं है। तो फिर रेयर मोस्ट इंजरी किस नर्व के लिए है? वो है अल्नार नर्व, रेयर मोस्ट टू डैमेज। तो आप यहां पर लिखते हैं अल्नार नर्व इज द रेयर मोस्ट नर्व टू बी डैमेज इन अ केस ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। सीक्वेंस आप याद रखिए, नंबर 1 आंसर होना चाहिए एंटीरियर इंटरओशियस नर्व, नंबर 2 सीक्वेंस में मीडियन नर्व, नंबर 3 रेडियल नर्व, और नंबर 4 होगा अल्नार नर्व।
अब हमारा जो दूसरा पेशेंट है उसने क्या किया है कि एक ब्लेड लिया है और रिस्ट स्लैश इंजरी है। अब इस तरह की इंजरी में होता क्या है, लैटरल टू मीडियल मूवमेंट हो रही है और मोस्ट कॉमनली डैमेज नर्व रिस्ट स्लैश इंजरी में होती है मीडियन नर्व। भले ही कुछ केसेस में अल्नार नर्व की इंजरी भी पॉसिबल है। तो देखिए ब्लेड जो है वो लैटरल टू मीडियल आ रहा है एट द रिस्ट लेवल। तो जो नर्व है मोस्ट कॉमनली एट रिस्क ऑफ इंजरी वो ये है और इसे हम कहते हैं मीडियन नर्व। भले ही हम जानते हैं कि अगर ये जो ब्लेड है ये ज्यादा मीडियल गया तो दूसरी नर्व भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी जिसका नाम है अल्नार नर्व। और ये तो जाहिर सी बात है कि आर्टरीज तो डैमेज होंगी ही। तो ये रही अल्नार नर्व, साथ में आर्टरी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, पर जो पहली आर्टरी कॉम्प्रोमाइज होगी वो होगी रेडियल आर्टरी जो रेडियस बोन के साथ में चल रही है थंब की तरफ यहां पर। तो ये रही रेडियल आर्टरी जो रेडियस बोन के ऊपर चलती है। असल में रेडियल पल्स भी तो आप लेते हैं एट द लोअर एंड ऑफ द रेडियस यहां पर, तो ये वहां पर ही पहुंची है। इसके बाद ये चली जाती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर। कंटेंट ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बन जाएगी थोड़ी देर में। तो ये यहां से पास कर रही है, कुछ ब्रांचेस भी वो देती जाती है। और अगर ये अल्नार नर्व है तो अल्नार नर्व के साथ अल्नार आर्टरी चल रही थी। ये रही अल्नार आर्टरी, अल्नार बोन के साथ में चल रही है। तो अब हमने देखा असल में एग्जामिनर आपको ये डायग्राम देते हैं आजकल डिसेक्टेड स्पेसिमेन और मार्कर लगे होते हैं, मार्कर ए बी सी डी, और आपसे पूछते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर आप देखेंगे जब ये आर्टरी नर्व एक साथ चल रही हैं तो वो अल्नार आर्टरी नर्व होंगी और ये है अल्नार नर्व। थोड़े समय के बाद इसके सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक अल्नार टनल होता है यहाँ पर, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली पास करते हैं वो। ये देखिए ये रहा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जिसे हम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं क्योंकि ट्रांसवर्सली रन कर रही है कार्पल बोन के ऊपर। यहाँ 8 कार्पल बोन होते हैं, 4 प्रॉक्सिमल रो में, 4 डिस्टल रो में, उसके ऊपर ये डीप फेशिया की कवरिंग है, कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास करती है अल्नार नर्व आर्टरी, जबकि डेप्थ में पास करती है मीडियन नर्व। यहां पर जब मीडियन नर्व पास करती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से तो एक कार्पल टनल सिंड्रोम में वो कंप्रेस हो सकती है। और ये जो मीडियन नर्व है जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से जा रही है उसके बाद एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं रिकरेंट ब्रांच, और ये जो रिकरेंट ब्रांच है ये सप्लाई करती है थीनार मसल को। ये भी एक क्वेश्चन बनकर आता है। यहाँ पर एक नर्व फिलामेंट दिखाएंगे थीनार मसल्स की तरफ, थंब की मसल्स की तरफ, जैसे कि यहाँ एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस आप देख पा रहे हैं। तो उसकी तरफ को जाती हुई ये ब्रांच जो ऐसे कहते हैं रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। और फिर तो मीडियन नाम ने जाना है, यहाँ पर कुछ और मसल सप्लाई करना है, साथ में 3.5 फिंगर्स की क्यूटेनियस सप्लाई भी देनी है आगे। 1.5 फिंगर्स की क्यूटेनियस सप्लाई तो अल्नार नर्व से होती है, मगर अल्नार नर्व जो है यहाँ पर हाइपोथीनार मसल्स को सप्लाई करेगी और उसकी जो डीप ब्रांच है वो इंटरओशियाई मसल को सप्लाई करती है। और एक और चीज यहाँ पर देखिए, ये जो मीडियन नर्व यहाँ चल रही है ये सैंडविच है 2 टेंडन्स के बीच में। एक टेंडन जो इसके लैटरली रन कर रही है वो थंब को फ्लेक्स करती है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये देखिए फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की टेंडन को जो इसके लैटरली मूव कर रही है, और एक टेंडन जो इसके मीडियल है। मैंने कहा ये सैंडविच है 2 टेंडन के बीच में, सो जो टेंडन मीडियल है वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन। तो उसे भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मीडियन नर्व जो है वो
फ्लेक्सर डिस्टल सुपरफिशियल इसके टेंडन के लैटरली लाई करती है थंब की तरफ को। जी हाँ, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे तो ये मिड लाइन में चल रही है, तभी तो इसका नाम मीडियन नर्व है। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। दूसरा ये है कि वो फ्लेक्सर रेटिकुलम के डेप्थ में जाती है। अगर आप कंपेयर करें अल्नार नर्व से, क्योंकि अल्नार नर्व फ्लेक्सर रेटिकुलम के सुपरफिशियल पास करती है, तो यहाँ पर जो टनल था उस टनल का क्या हुआ वो हम डिटेल में देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिस्ट के लेवल पर, हैंड के लेवल पर, फ्लेक्सर रेटिकुलम के लेवल पर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप दो सिंड्रोम की बात कर सकते हैं। देखिए, ये तो है मीडियन नर्व और ये पास करती है फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से। फ्लेक्सर रेटिकुलम की मार्क कर लीजिए आप यहाँ। ये रहा फ्लेक्सर रेटिकुलम, जो कि मॉडिफिकेशन होता है डी फेशिया का, और इसके नीचे से पास करते हैं कुछ टेंडन्स। उन टेंडन्स को ये क्लोज रखता है बोन्स के साथ में, ताकि उन टेंडन्स की मूवमेंट जो है वो अच्छी से हो पाए। रिटेन्स द टेंडन रेटिकुलम, ये कार्पल बोन्स पर अटैच होता है। अब हमने कहा कि ये जो मीडियन नर्व है पासेस अंडर द रेटिकुलम, मगर पास होने से पहले ही उसने एक ब्रांच दे दी है, पामर क्यूटेनियस ब्रांच। और ये जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच है ये सप्लाई करती है स्किन ऑन द लैटरल साइड ऑफ द पाम। तो फ्लेक्सर रेटिकुलम से पहले ही ये क्यूटेनियस ब्रांच चली गई है और यहाँ पाम की स्किन को सप्लाई करती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, मगर आप देखेंगे आप मीडियन नर्व पास कर रही है फ्लेक्सर रेटिकुलम के डीपली, और फिर आ गई है हैंड में एक रेकरेंट ब्रांच दी है, जैसे हमने कहा था कि थीनर मसल्स के लिए रेकरेंट ब्रांच, और इसके बाद ये और भी जो थंब की मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी। साथ में स्किन ऑन द 3.5 फिंगर्स के लिए भी यहीं सर ब्रांचेस जा रही होंगी, जबकि 1.5 फिंगर की स्किन के लिए या कि मैक्सिमम जो हैंड की मसल्स हैं उनके लिए आती है अल्नार नर्व। अब ये ध्यान रखें, ये जो अल्नार नर्व है अल्नार आर्टरी के साथ में चल रही होती है, मगर हमारा फोकस अभी नर्व के ऊपर है। तो अल्नार नर्व जो है फ्लेक्सर रेटिकुलम के तो ऊपर से पास करती है, पासेस सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिकुलम, मगर फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर ही सुपरफिशियली एक टनल बना होता है जिसे हम कहते हैं गायंस कैनाल या कि अल्नार टनल। तो कई बार क्या होता है कि गायंस कैनाल में ये जो अल्नार नर्व है वो दब सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कुछ क्यूटेनियस प्रॉब्लम होगी और कुछ हैंड की मसल्स भी पैरालाइज हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं अल्नार नर्व से पहले ही एक ब्रांच निकल चुकी होती है स्किन को सप्लाई करने के लिए, जो कि मीडियल साइड की स्किन है पाम में, वहां पर क्यूटेनियस सप्लाई अल्नार नर्व की तरफ से होती है। फिर अल्नार नर्व की एक डी ब्रांच है जो कि सप्लाई करेगी मोस्ट ऑफ द हैंड मसल्स को, जैसे कि 4 पामर इंटरोशिया, 4 डॉर्सल इंटरोशिया, 2 इन वाली फिंगर्स के लंबराइकल्स और हाइपोथेनर मसल को तो उसने सप्लाई करना ही है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब एक रिस्ट स्लैश इंजरी होती है तो मोस्ट कॉमनली कौन सी वाली नर्व रिस्क पे है इंजरी की, क्योंकि वो प्रश्न अब आ चुका है हमारे पास। और बिना कुछ ज्यादा सोचे अगर हमसे पूछा गया है मोस्ट कॉमनली डैमेज नर्व जो कि रिस्ट स्लैश में है, तो हम इमीडिएटली कहेंगे जी हाँ वो होती है मीडियन नर्व। अब आपने अपना उत्तर चॉइस नंबर ए को लगा लिया, मगर मेरे पास एक और सवाल है, मुझे बताइए उस सवाल में क्या उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा ये पीजी एंट्रेंस एग्जाम की बात हो रही है, यहाँ पर शब्दों ही शब्दों में आपको घुमा दिया जाता है और आपसे गलत आंसर प्राप्त कर लिया जाता है। कृपया गलत आंसर ना दें। देखिए यहाँ पर फिर से लिखा है रिस्ट स्लैश इंजरी, मगर मोस्ट कॉमनली डैमेज नर्व नहीं लिखा। तो अगर मोस्ट कॉमनली डैमेज नर्व नहीं लिखा तो फिर
क्या आंसर लिया जाएगा? आपने पहले ही देखा है, अगर रिस्ट स्लैश इंजरी हो रही है तो ऑफ कोर्स मीडियन नर्व के साथ साथ अल्नार नर्व भी तो रिस्क पर है इंजरी के, इसलिए यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा चॉइस नंबर सी। तो फिर चॉइस नंबर ए कब आंसर होगा? ए तो तभी होगा जब यहां पर कहीं लिखा हो मोस्ट कॉमन नर्व, तब आप ए बोलिए। अगर मोस्ट कॉमन नहीं लिखा, ऐसा कुछ लिखा है, तब तो आपका आंसर चॉइस नंबर सी होना चाहिए। और अब हमारे पास तीसरा पेशेंट आ रहा है जिसे है कार्पल टनल सिंड्रोम। उसके लिए पहले आप देखें कि कार्पल टनल क्या है। हमारे पास होती हैं 4 कार्पल बोन्स प्रॉक्सिमल रो में और 4 कार्पल बोन्स डिस्टल रो में। तो इन कार्पल बोन्स के ऊपर एक डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जिसे कि आप ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं। उसे मार्क कर लीजिए अभी। ये रहा ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, जिसे कि आप बता सकते हैं अटैच हो रहा है कुछ कार्पल बोन्स को, जैसे स्कैफॉइड बोन को लैटरली और पिसिफॉर्म बोन को मीडियली, लिटिल फिंगर की तरफ पिसिफॉर्म बोन और थंब की तरफ स्कैफॉइड बोन, वहां पर ये अटैच है। एक टनल बना रहा है कार्पल टनल, उसके ऊपर ये खुद काम करता है ब्रिज। तो ये है टनल और टनल के थ्रू कुछ ट्रैफिक जा रहा है। इस ब्रिज के नीचे स्ट्रक्चर्स पासिंग डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यहाँ पर 9 फ्लेक्सर टेंडन है और एक नर्व भी पास कर रही है। नर्व कौन पास कर रही है वो तो आपको पता है, मीडियन नर्व पास करती है डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। मगर इसके साथ में आप कौन सी वाली 9 फ्लेक्सर टेंडन की बात कर रहे हैं? अंडर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम 4 एफडीएस, 4 एफडीपी, 1 एफपीएल, 4 एफडीएस, 4 एफडीपी और 1 एफपीएल। ये सब क्या है? देखिए, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, जो कि 4 फिंगर्स को फ्लेक्स करती है, इसके टेंडन हटाओगे तो डेप्थ मिलेगी। 4 टेंडन्स ऑफ एफडीपी, वो भी इनको फिंगर्स को फ्लेक्स करती है। तो सुपरफिशियली आप देखिए 4 टेंडन हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल के। यहां पर आप थोड़ा जूम कर लीजिए और साथ में इनको हटाएंगे, इनकी डेप्थ में मिलती है 4 टेंडन एफडीपी की भी। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के 4 टेंडन साइनोवियल शीथ से इनकी कवरिंग होती है ताकि फ्रिक्शन मिनिमाइज हो इन सारे स्ट्रक्चर्स के बीच में। तो ये हैं एफडीपी के 4 टेंडन। और फिर एक एफपीएल भी है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डेप्थ से पास कर रही है। अब आपने 9 फ्लेक्सर टेंडन्स पास कर दिए हैं along with the median nerve। ये तो बताइए कि फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का टेंडन कहां पर है? ये जो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का टेंडन है, ये वैसे तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप ही पास कर रहा है। मैक्सिमम किताबें तो यही लिखेंगी, मगर कुछ किताबें स्पेसिफिकली कहती हैं कि not exactly deep to the retinaculum, it is actually embedded inside the retinaculum। मतलब रेटिनाकुलम के कुछ फाइबर स्प्लिट हो गए और ये उनके बीच में से जा रहा है, उनके बीच में एम्बेडेड है। तो फिर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर सुपरफिशियली क्या पास कर रहा है? सुपरफिशियली जो पास कर रहा है वो है अल्नार नर्व। ये देखिए, अल्नार नर्व को आप दिखा सकते हैं पास करते हुए सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। यहां पर ये गायंस कैनाल से पास करेगी, मगर गायंस कैनाल जो है होता है सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ये पिसिफॉर्म बोन से लैटरली पास करती है और आगे रखी ट्राइकेट्रम बोन से मीडियली। सैंडविच है बेसिकली, पिसिफॉर्म मीडियल बोन है लिटिल फिंगर की तरफ और ट्राइकोट्रम थोड़ी सी लैटरल बोन है, दोनों के बीच से पास कर रही है अल्नार नर्व। यहीं पे होता है टनल जो गायंस कैनाल है या अल्नार टनल है, मगर ये है सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। चलिए डायग्राम खुद भी बना लेते हैं अब, मगर ये जानना जरूरी है उस कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। आपके पास एक कंप्यूटर ऑपरेटर पेशेंट आया और कंटिन्यूअसली वो कीबोर्ड पर काम कर रहा था, तो ओवर यूज ऑफ 9 फ्लेक्सर टेंडन्स, और वो 9 फ्लेक्सर टेंडन्स इन्फ्लामेशन में चली गई और स्वेलिंग हो गई। और जब स्वेलिंग हुई तो ये स्पेस तो लिमिटेड है और उन्होंने दबा दिया मीडियन नर्व को। कार्पल
टनल सिंड्रोम। तो कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व अंडर फ्लेक्सर रेटिकुलम ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज स्पेस। एक रीजन क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस टेंडन। कंप्यूटर ऑपरेटर एक और रीजन बताइए। मिक्सेडिमा, हाइपोथायरॉयडिज्म, मिक्सोमेटस डिजनरेशन ऑफ द टिश्यू। तो भी ये जो कार्पल टनल है कॉम्प्रोमाइज हो गया, नर्व दब गई। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के और भी कई कारण हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम तो एटियोलॉजी अननोन होती है, पर फिर भी आजकल जो मैक्सिमम केस आते हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोफेशनल रिपीट स्ट्रेस इंजरी के केसेस आते हैं। चलिए ये डायग्राम बनाते हैं। तो आप एक सेक्शन ले रहे हैं यहां पर और कह रहे हैं कि ये एक टनल है और इस टनल को बनाने के लिए हमारे पास 8 कार्पल बोन है, जिनमें से 2 के नाम आप लिख लीजिए। थंब की तरफ स्कैफॉइड बोन है और लिटिल फिंगर की तरफ पिसीफॉर्म बोन है, और इनको ही अटैच हो रहा था एक कोलेजन फाइबर का बंडल, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सर रेटिकुलम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। और जब आपने इसे बना लिया, अब आपको बताना है कि ये ब्रिज ओवर द टनल, और इस ब्रिज के नीचे से कुछ स्ट्रक्चर पास करते हैं, कुछ ऊपर से। सो नीचे से जो पास करते हैं वो है 9 फ्लेक्सर टेंडन्स, जिनमें से 4 तो सबऑफिशियल मसल हैं, एफडीएस के टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम सबऑफिशियल, और उसके डेप्थ में हैं 4 टेंडन एफडीपी के, जिन्हें हम अभी दिखा लेते हैं। इसके डेप्थ में 4 टेंडन्स ऑफ एफडीपी, और साथ में एक टेंडन आपको दिखाना है एफपीएल का भी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का। वो ये रहा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। और फिर ये हो गए 9 टेंडन। ये 9 टेंडन इन्फ्लामेशन में जा सकते हैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर के ओवर यूज के कारण, और इन्फ्लेमेशन से स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग से होगा कंप्रेशन, और कंप्रेशन होगा इस नर्व का जिसका नाम है मीडियन नर्व। तो ये जो मीडियन नर्व है ये कंप्रेस हो सकती है, इसे कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अच्छा, ये बताइए कि अल्नार नर्व क्यों कंप्रेस नहीं हो रही? क्योंकि अल्नार नर्व फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से नहीं ऊपर से पास करती है। डीप टू रेटिकुलम नहीं है, वो तो सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिकुलम है। ये रही अल्नार नर्व। तो फिर और कौन सा स्ट्रक्चर है जो पास करता है सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिकुलम? वो एक क्वेश्चन आता है, और आप यहां पर बना लीजिए एक टेंडन को जिसका नाम है पाल्मरेस लॉन्गस का टेंडन। पाल्मरेस लॉन्गस जो एंटीरियर फोर आर्म की मसल है उसका टेंडन passes superficial to flexor reticulum और फ्यूज होता है फ्लेक्सर रेटिकुलम के ऊपर, और आगे जाकर बना रहा होता है पाल्मर एपोनेरोसिस, जो कि हैंड को कवर करता है यहां पर। अच्छा, वो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस की टेंडन कहां पर है? वो तो ये रही। ये मतलब क्या फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से पास कर रही है? हाँ, आप कह सकते हो फ्लेक्सर कार्पस रेडियलिस की टेंडन जो है फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से पास कर रही है। सारी मैक्सिमम किताबें तो यही कहती हैं, मगर फिर हकीकत में वो तो एम्बेडेड होती है फ्लेक्सर रेटिकुलम के सब्सटेंस के अंदर। मतलब कहने का, ना तो ये फ्लेक्सर कार्पस रेडियलिस की टेंडन सुपरफिशियली पास करती है और ना ही ये डीपली पास करती है फ्लेक्सर रेटिकुलम के। ये फ्लेक्सर रेटिकुलम के सब्सटेंस के अंदर एम्बेडेड है। ये आपको ध्यान रखना है, या कि आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई पूछे आपसे कि फ्लेक्सर रेटिकुलम के डीपली कितनी टेंडन पास करें, आप कहेंगे 9 फ्लेक्सर टेंडन, जिनके नाम आप पहले ही जान चुके हैं। अब ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर पेशेंट है रिपीट स्ट्रेस इंजरी का, जिसमें मीडियन नर्व का कंप्रेशन हुआ है, कार्पल टनल सिंड्रोम, उसे हम फर्दर एग्जामिन करते हैं। हमारे पास एक सवाल आया था, उस सवाल का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो होता यह है कि कंटिन्यूअसली डेटा एंट्री ऑपरेटर अपने एफडीएस, एफडीपी, एफपीएल 4, 8, 1, 9 टेंडेंस का ओवर यूज कर रहे हैं, और उस दौरान उनकी इन्फ्लेमेशन हुई है, स्वेलिंग हुई है, और उन्होंने कंप्रेस किया है मीडियन नर्व को, कार्पल टनल सिंड्रोम।
अब जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है वो टिंगलिंग सेंसेशन होती है। कहां पर यह प्रश्न आता है? और अब आप मुझे बताएंगे कि जब मीडियन नर्व आ रही थी और उसका कंप्रेशन हुआ है कार्पल टनल के डेप्थ में, तो फिर सेंसरी लॉस कहां पर होगा? तो आपका जवाब होगा स्किन ऑन दी 3.5 फिंगर्स इंक्लूडिंग नेल बेड्स। अब ये तो मैंने माना कि सेंसरी लॉस यहां होगा। एक सवाल मेरा ये है कि क्या पाम में भी जो स्किन है उसका सेंसरी लॉस होगा? तो आप कहेंगे नहीं, सेंसरी लॉस केवल 3.5 फिंगर के स्किन पर है, पाम की स्किन पर नहीं है। ये कार्पल टनल के सिंड्रोम में सेंसरी लॉस पाम पे नहीं होता। मगर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने देखा था मीडियन नर्व इससे पहले कि वो फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे जाए कार्पल टनल में, उसने एक पामर क्यूटेनियस ब्रांच दी होती है और वो पामर क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो पास करती है फ्लेक्सर रेटिकुलम के ऊपर से, तो उसको डैमेज नहीं हुआ है और उसने स्किन ऑन द पाम को सप्लाई किया है। देयर इज नो सेंसरी लॉस ऑन स्किन ऑफ द पाम, क्योंकि ये नर्व तो बच गई कार्पल टनल सिंड्रोम की इंजरी से, तो सेंसरी लॉस यहां पर नहीं होगा। इस टेरिटरी को सप्लाई इंटैक्ट है। तो फिर सेंसरी लॉस तो केवल फिंगर्स को ही लिमिटेड रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो है कार्पल टनल सिंड्रोम के टिंगलिंग सेंसेशन। और अब देखेंगे कि फेलिन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो गया है। अब ये फेलिन टेस्ट क्या होता है? देखिए, हमें पता है कि मीडियन नर्व जो यहां जा रही थी वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है फ्लेक्सर रेटिकुलम के डेप्थ में, और आप चेक करना चाहते हो उसके कंप्रेशन को, तो आप पेशेंट को कहते हो आप पहले करके दिखाएं पेशेंट को, फिर पेशेंट आपको फॉलो करेगा। देखिए, अगर मीडियन नर्व कंप्रेस है यहां पर और आप उसको फर्दर कंप्रेस कर रहे हैं तो पेशेंट कंप्लेन करेगा, टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन टिंगलिंग सेंसेशन इस टेस्ट को करने से तो आपको लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम का पेशेंट हो। और कुछ समय में ये मीडियन नर्व का रीजनरेशन जब हो रहा होता है तो आप टिनल साइन कर सकते हैं। टिनल साइन में आपने मीडियन नर्व को हिट करना है एक नी हैमर से, और अगर पेशेंट आपको कहता है कि टिंगलिंग सेंसेशन इंक्रीज हो गई तो ये एक अच्छा साइन है। क्या मतलब अच्छा साइन है? मतलब टिनल साइन पॉजिटिव हो गया, ये बताता है कि नर्व रीजनरेट कर रही है, तो ये अच्छा ही साइन हुआ ना। हिटिंग द नर्व डायरेक्टली और जो उसकी टिंगलिंग बढ़ जाती है तो ये नर्व रीजनरेशन का एक साइन है, टिनल साइन पॉजिटिव हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेंसरी प्रॉब्लम तो थी ही, साथ में मोटर प्रॉब्लम भी आ गई है कार्पल टनल सिंड्रोम में। तो क्या मोटर प्रॉब्लम है? एप हैंड डिफॉर्मिटी। एप हैंड डिफॉर्मिटी क्या होती है? आप पाएंगे थीनर एट्रोफी, क्योंकि यहां जो थंब की मसल हैं इनको सप्लाई करती है मीडियन नर्व, और मीडियन नर्व यहां पर दब गई है। मीडियन नर्व इज कंप्रेस्ड अंडर फ्लेक्सर रेटिकुलम। दोनों ही हाथों में, हाँ, दोनों ही हाथों में कंप्यूटर ऑपरेटर है, दोनों ही हाथों से ऑपरेट कर रहा था ना कीबोर्ड को। तो मतलब मीडियन नर्व इज कंप्रेस्ड अंडर फ्लेक्सर रेटिकुलम। ये कार्पल टनल सिंड्रोम का पेशेंट है मोटर प्रॉब्लम्स के साथ। जी हाँ, एक तो थीनर एट्रोफी है, वेस्टिंग ऑफ द थीनर एमिनेंस, और साथ ही साथ जो थंब है वो ADD एडक्शन डिफॉर्मिटी में मिलेगा। अब ये थंब जो है वो एडक्शन डिफॉर्मिटी में क्यों मिलेगा? क्योंकि एप हैंड डिफॉर्मिटी है। नहीं, वो तो है,
मगर एडक्शन में क्यों है? देखिए, आपसे एक बात हुई थी, एक एडक्टर पॉलिसिस मसल होती है, वो काफी डीप मसल होती है, उसको सप्लाई होती है डीप ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व से। तो अल्नार नर्व तो अभी भी काम कर रही है, एडक्टर पॉलिसिस तो अभी भी काम कर रही है। अब एडक्टर पॉलिसिस काम कर रही है, एबडक्टर पॉलिसिस पैरालाइज हो गई है, क्योंकि वो तो मीडियन नर्व से सप्लाई होती है। तो फिर एक मसल अगर पैरालाइज है, दूसरी मसल पावरफुल है, तो डिफॉर्मिटी आ ही जाएगी, एडक्शन डिफॉर्मिटी। चलिए इसको हम फिर से देख लेते हैं एक बार। यहां पर हो गया है पेन टेस्ट पॉजिटिव। तो पेन टेस्ट को आप करते कैसे हैं? आपने एक पेन लेना है और पेशेंट को बोलना है, इसको आप टच करिए। पहले आप खुद करके दिखाइए, फिर पेशेंट फॉलो करेगा। अब ये कहलाता है एंटीरियर एबडक्शन ऑफ थंब। इसमें एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल का इस्तेमाल होता है, मीडियन नर्व का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस जो प्योरली सप्लाइड है मीडियन नर्व से, हाँ, उसी को आप चेक कर रहे हैं। इसका काम है एंटीरियर एबडक्शन ऑफ थंब। और इस पेशेंट में अगर आप पेन टेस्ट करोगे, अगर आप पेशेंट को बोलोगे कि छुओ इस पेन को ऐसे, वो नहीं छू पाएगा, क्योंकि उसका थंब ऊपर आ ही नहीं पाएगा। तो पेन टेस्ट हो जाता है पॉजिटिव। पेन टेस्ट पॉजिटिव मतलब थंब ऊपर आगे की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम में एंटी एबडक्शन पॉसिबल ही नहीं है थंब का। एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस जो कि प्योरली सप्लाइड है मीडियन नर्व से, मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो गया है कार्पल टनल सिंड्रोम में। अब ये हमें जरूरी है जानना, क्योंकि प्रश्न ही इस तरह से आते हैं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहां पर, जिसके बारे में हो सकता है आपको जानकारी ना हो, क्योंकि ऐसे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में तो नहीं पढ़ाया जाता। अभी अभी हमने कहा, ये आप हैंड को देख रहे हैं, स्टार्टिंग पोजीशन आपकी तरफ को हैंड को किया गया है, और इसमें आपको देखना यह है कि एंटीरियर एबडक्शन अगर किया जाए तो वो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस का है, जो पेन टेस्ट के लिए हम यूज कर रहे थे। यहां पर देखिए, इसको हम पामर एबडक्शन भी कहते हैं या एंटीरियर एबडक्शन ऑफ थंब भी कहते हैं। मगर एक और थंब का एबडक्शन होता है जिसे हम कहते हैं लैटरल एबडक्शन या कि रेडियल एबडक्शन। उसके लिए जो मसल यूज होती है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है। ये मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। यहां पर आपका जो थंब है वो लैटरली जा रहा है, रेडियली, रेडियस बोन की तरफ। देखिए, ये है रेडियल डेविएशन, लैटरल एबडक्शन, और इसके लिए पोस्टीरियर फोरआर्म की मसल यूज होती है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, सप्लाइड बाय पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व, ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व करती है लैटरल एबडक्शन, जबकि मीडियन नर्व करती है एंटीरियर एबडक्शन। अब कार्पल टनल सिंड्रोम में एंटी एबडक्शन तो नहीं हो पा रहा, मगर लैटरल एबडक्शन अभी भी हो पा रहा है, क्योंकि उसको कर रही है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, लैटरल एबडक्शन। और साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये पेशेंट जो है ना केवल लैटरल एबडक्शन कर पा रहा है, ये ए डबल डी एडक्शन भी कर पा रहा है। अगर थंब को आप वापस लाओ तो ए डबल डी एडक्शन कैसे? ए डबल डी एडक्टर पॉलिसिस तो अभी भी काम कर रही है अल्नार नर्व के द्वारा। तो लैटरल एबडक्शन किसने किया? रेडियल नर्व की ब्रांच पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व ने। और ए डबल डी एडक्शन किसने किया? अल्नार नर्व एडक्टर पॉलिसिस ने। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप थंब को फोल्ड करें तो फोल्डिंग होता है फ्लेक्शन, अनफोल्ड करें तो होता है एक्सटेंशन। तो फोल्डिंग, फ्लेक्शन, अनफोल्डिंग, एक्सटेंशन। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है। गलत, ये एक्सटेंशन नहीं है। तो ये क्या है? ये लैटरल एबडक्शन है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन ये है। जी हाँ, ये है एनाटॉमिकल पोजीशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। तो फिर ये क्या है? ये है लैटरल एबडक्शन और ये एडक्शन, लैटरल एबडक्शन, एडक्शन। ये ध्यान में रखिए। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये है थंब अपोजिशन। और थंब अपोजिशन के लिए आपको 3 मसल्स की जरूरत होती है। ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये है थंब अपोजिशन। आपने टिप ऑफ द थंब को
टिप ऑफ द अदर फिंगर्स से अपोज करना है, अपोज, थम अपोजिशन। और इसके लिए थम की 3 मसल्स एक सीक्वेंस में काम करती हैं, उन्हें यहां लिख लेते हैं, थम अपोजिशन। और जो मसल्स काम कर रही हैं वो हैं एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रीविस, स्टेज 1, एंटीरियर एब्डक्शन ऑफ थंब। अच्छा, तो स्टेज 2 कौन करेगा? वो है अपोनेंस पॉलिसिस। और अपोनेंस पॉलिसिस कौन सी मूवमेंट करती है? वो है मीडियल रोटेशन ऑफ द थंब, मीडियल रोटेशन ऑफ थंब। जी हां। और तीसरी मसल कौन है? तीसरी मसल है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। तो फ्लेक्शन करती होगी, जी हां, फ्लेक्शन। और अब आप डेमोन्स्ट्रेट करिए, स्टेज 1, 2, 3 को एक सीक्वेंस में काम करती हैं ये मसल्स। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि थंब का एंटीरियर एब्डक्शन, जो कि एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस करेगी। ऐसे देखिए, एंटीरियर एब्डक्शन स्टेज 1। और उसके बाद जब ये एब्डक्शन हो गया, थंब का मीडियल रोटेशन, थंब का मीडियल रोटेशन जो कि करेगी अपोनेंस पॉलिसिस। और उसके बाद थंब का फोल्डिंग, फ्लेक्शन, जो कि हमें जरूरी है अपोजिशन के लिए, तो वो करेगी फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। अब होता क्या है कि जब कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है, मीडियन नर्व की कंप्रेशन हुई है, तो एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस तो काम कर ही नहीं रही। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम जिसमें कि मीडियन नर्व की इंजरी, तो फिर एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस काम नहीं कर रही। जी हां, और एंटीरियर एब्डक्शन होगा ही नहीं। पेन टेस्ट हो जाएगा पॉजिटिव। थंब जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ADD एडक्शन डिफॉर्मिटी में। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब स्टेज 1 ना हो पाए तो स्टेज 2 और स्टेज 3 यूजलेस हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता, तो थंब अपोजिशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टेज 1 ही नहीं हो पा रही और थंब अगर आगे ही नहीं आ रहा, यहां पे है, तो अब मैं थंब को नहीं घुमा सकता। घुमाओगे कैसे? स्टेज 1 ही नहीं हो रही। तो स्टेज 3 हो सकता है जिंदा हो, मगर उनके जिंदा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोजिशन नहीं होगा। लॉस ऑफ थंब अपोजिशन जो हो रहा है वो केवल एक ही मसल के पैरालिसिस से हो गया, जिसका नाम है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। अच्छा, तो मतलब ये अभी भी काम कर रही हैं? हाँ, हो सकता है काम कर रही हो सकता है नहीं भी कर रही हो। मतलब अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था, ये जो मसल्स होती हैं ये हाइब्रिड मसल्स हैं। अच्छा, हाइब्रिड मसल मतलब इनके पास डबल नर्व सप्लाई हो सकती है। हाँ, न केवल मीडियन नर्व की सप्लाई होती है, बल्कि अल्नार नर्व की भी सप्लाई होती है, एडिशनल अल्नार नर्व। अच्छा, तो फिर तो अल्नार नर्व इनको काम कराती रहेगी। हाँ, वही तो मैंने कहा कि मीडियन नर्व की इंजरी होने पर भी कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व इंजर्ड है, केवल एक ही मसल पैरालाइज होती है, नाम है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। इसीलिए होता है एप थंब डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ थंब अपोजिशन। अच्छा, थंब अपोजिशन के लॉस को ही हम कहते हैं एप थंब डिफॉर्मिटी। जी हाँ, ये जो एप थंब डिफॉर्मिटी आती है मीडियन नर्व के लीजन में, इसका मतलब ये है कि लॉस ऑफ थंब अपोजिशन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ वन मसल विच इज एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, क्योंकि बाकी दो हो सकता है काम कर भी रही हो अल्नार नर्व के द्वारा। अब एक और चीज आपको बता देता हूं, इस पेशेंट को जो कंप्यूटर ऑपरेटर है आप एग्जामिन कर रहे हैं, आपने देखा एंटी एब्डक्शन तो नहीं हो पा रहा, थंब जो है ADD एडक्शन डिफॉर्मिटी में है। क्या ये लैटरल एब्डक्शन ऑफ थंब कर सकता है पेशेंट? जी हाँ। क्या ये वापस ला सकता है ADD एडक्शन में? जी हाँ। क्या ये थंब को फोल्ड कर सकता है? जी हाँ। कैसे? क्योंकि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और वो कहाँ है? वो एंटीरियर फोर आर्म में। एंटीरियर फोर आर्म में एक मसल है flexor pollicis longus supplied by anterosseous nerve branch of median nerve, वो अभी भी काम कर रही है। वो अभी भी काम कैसे कर रही है
क्योंकि हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर पेशेंट का जो मीडियन नर्व कंप्रेशन है वो कार्पल टनल में है। केवल डिस्टल मसल पैरालाइज होंगी, ना कि प्रॉक्सिमल मसल। वो तो अभी भी काम कर रही हैं, ये मूवमेंट अभी भी काम कर रही है। और एक और ध्यान रखें कि ना केवल थंब फ्लेक्शन होगा बल्कि थंब का एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। एक्सटेंशन कैसे पॉसिबल? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस सप्लाइड बाय पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो ये जो है बातें आप एक टेबल में अब रिवाइज कर लीजिए। देखिए, ये पेशेंट है कार्पल टनल सिंड्रोम का, और कार्पल टनल सिंड्रोम में हुई है मीडियन नर्व की इंजरी, और इसे हुआ है एक थंब डिफॉर्मिटी। और हमने चेक किया है कि ये होता है लॉस ऑफ थंब अपोजिशन, और वो भी इसलिए क्योंकि केवल एक ही मसल पैरालाइज हुई है, नाम एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। बाकी की मूवमेंट तो अभी भी पॉसिबल है। जो मूवमेंट नहीं काम कर रही वो है एंटीरियर एब्डक्शन ऑफ द थंब। तो बाकी की मूवमेंट पॉसिबल है। जी हाँ, आप उन्हें डिस्क्राइब करिए। यहां पर थंब एब्डक्शन पॉसिबल है, एडक्शन भी पॉसिबल है, और फ्लेक्शन पॉसिबल है, एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। मगर कैसे पॉसिबल है? देखिए, अब आप बताएंगे मसल्स और उनकी नर्व सप्लाई और एक्शन भी। ये एक रिवीजन है उस कंप्यूटर ऑपरेटर का, आप उसे एग्जामिन कर रहे हैं फर्दर। थंब एब्डक्शन तो पॉसिबल है क्योंकि एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस पोस्टीरियर फोरआर्म की मसल अभी भी लैटरल एब्डक्शन कर पा रही है। नर्व सप्लाई पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो लैटरल एब्डक्शन ऑफ थंब तो पॉसिबल है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस से। क्या एडक्शन पॉसिबल है? जी हाँ, क्योंकि हमारे पास है एडक्टर पॉलिसिस मसल जिसकी सप्लाई है अल्नार नर्व से, तो वो तो अभी भी काम कर रही है। अच्छा, तो थंब को फ्लेक्शन कैसे करोगे? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस से। तो फिर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की नर्व सप्लाई एंटीरियर इंटरओशियस नर्व ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। ये डीप मसल है एंटीरियर फोरआर्म की, तो डीप ब्रांच है एंटीरियर फोरआर्म एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। तो फिर एक्सटेंशन कैसे करोगे? पोस्टीरियर फोरआर्म की मसल है, नाम है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस सप्लाइड बाय पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं एक्सटेंशन पॉसिबल है, फ्लेक्शन पॉसिबल है, थंब के लिए एडक्शन पॉसिबल है, एब्डक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये लैटरल एब्डक्शन है जो पॉसिबल है, क्योंकि एंटी एब्डक्शन तो पॉसिबल नहीं है। अब इतनी सारी कहानी जो हमने गढ़ी है यहाँ पर, उसका पर्पस सिर्फ एक था, जब आपके पास इम्तिहान में सवाल आ जाए, खास करके रिपीट सवाल हो, गलती माफ नहीं होती। कौन से सवाल की बात कर रहे हैं अभी दिखाते हैं आपको, तो बतलाइए क्या उत्तर होगा। ये है कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन नर्व कंप्रेशन। तो फिर मेरे ख्याल से ये तो एक थंब डिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, मगर आंसर किधर है? आंसर तो ये रहा। चलो ठीक है, आपने कहा आंसर ये रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं लॉस ऑफ थंब पोजीशन क्यों है, थंब डिफॉर्मिटी क्यों है, कौन सी एक मसल पैरालाइज है? और आपका आंसर है कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व इंजरी में जो मसल पैरालाइज है उसका नाम है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। अगर ये काम नहीं कर रही, एंटी एब्डक्शन होगा नहीं, एंटी एब्डक्शन होगा नहीं तो थंब अपोजिशन होगा नहीं। तो फिर ये एब्डक्शन ऑफ थंब क्या है? ये एब्डक्शन ऑफ थंब जो है इसे हम अभी भी कर सकते हैं। एक मसल होती है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस सप्लाइड बाय पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, पोस्टीरियर फोरआर्म में होती है, और ये कराती है लैटरल एब्डक्शन। हो सकता है एंटी एब्डक्शन ना हो पा रहा हो, लेकिन लैटरल एब्डक्शन तो पॉसिबल है। एडक्शन भी पॉसिबल है एडक्टर पॉलिसिस अल्नार नर्व के द्वारा। अच्छा, एडक्शन भी पॉसिबल है एडक्टर पॉलिसिस अल्नार नर्व के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर आप देखेंगे कि फ्लेक्शन भी पॉसिबल, डिस्टल फेलेंक्स ऑफ द थंब। इसके लिए है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंटीरियर इंटरओशियस नर्व
ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अच्छा, मीडियन नर्व जो एंटीरियर फोराम, एंटीरियर इंटरॉशस नर्व, फ्लेक्सर, पॉलिसिस लॉन्गस को अभी भी काम कर रही है। जी हाँ, यहां से अभी भी काम कर रही है। तो यहां पर केवल एक ही आंसर है और वो है चॉइस नंबर डी। अब इस पेशेंट के लिए आपको देने होते हैं नाइट स्प्लिंट। रात को बोलिए एक स्प्लिंट यहां पर बांधकर आप सो जाओ, मगर इस पेशेंट में इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रही है, टिंगलिंग होती रही और मसल वीकनेस होती रही। अब बताइए क्या करोगे? करना क्या है? जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही हो तो रेडिकल ट्रीटमेंट पर आ जाइए, सर्जन बन जाइए। ये रहा फ्लेक्सर रेटिकुलम जिसको कि आपने काट दिया है टू रिलीव द टेंशन ऑन द मीडियन नर्व। ये आ रही थी मीडियन नर्व जो यहां पर दब गई थी, तो आपने फ्लेक्सर रेटिकुलम को काट दिया है, टेंशन रिलीज कर दी है। स्कैल्पल के द्वारा एक जिग-जैग इंसिजन आपने दिया है और डिकम्प्रेशन सर्जरी आपने करी है। ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट को आपने रिलीज कर दिया और पेशेंट जो है वापस अपने काम पर जा सकता है।